तो व्यतिकरण बता रहे थे ना, तो व्यतिकरण में हम तीव्रता उसकी निकाले थे। I इक्वल टू क्या आया था, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 ऑफ I1 I2 और कास थीटा फाई था। ठीक है, कास फाई। समझ में आ गई बात ना, यही आपका क्या आई थी, तीव्रता आई थी। समझ में आ गई बात ना। और आई क्या है, परिणामी तरंग की तीव्रता, और I1 क्या है, पहली तरंग की तीव्रता, और I2 क्या है, दूसरी तरंग की तीव्रता है, और फाई क्या है, दोनों तरंगों के बीच का कालांतर है। समझ में आ गई बात ना। अब यहाँ पे हम क्या बताए थे कि आपका व्यतिकरण क्या होता है कि किसी बिंदु पर तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है और किसी बिंदु पर तीव्रता बहुत कम हो जाती है, और प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। जिस पर तीव्रता अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण, और जिस पर तीव्रता कम होती है उसको विनाशी व्यतिकरण। यहाँ तक बताए थे ना। अब देखो ये हमारे पास फार्मूले आ गए, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 कास फाई आ गया। तो यहाँ पे हमें इससे हमें पता करना है कि कहाँ पे तीव्रता अधिकतम होगी और कहाँ पे तीव्रता न्यूनतम होगी। तो इसका मान अधिकतम कब हो सकता है, जब फाई का मान क्या हो, कास फाई का मान अधिकतम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। कास फाई का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो अधिकतम के लिए कास फाई का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी तो हो जाएगा ना, तभी तो इस पूरे का मान अधिकतम आएगा। और यहाँ कास फाई का मान अगर 0 आ जाए तब ये क्या हो जाएगा, आपका न्यूनतम आएगा। यानी कि हमें उच्चिष्ट के लिए, यानी कि जहाँ पे अधिकतम तीव्रता पानी है वहाँ पे कास फाई का मान कितना होगा, 1 होगा, और जहाँ पे तीव्रता बहुत कम है वहाँ पे कास फाई का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो हेडिंग डालना, समपोषी व्यतिकरण की शर्तें, समपोषी व्यतिकरण की शर्तें, या ब्रैकेट में लिखना अधिकतम तीव्रता की शर्तें। ठीक है, तो लिखना, माध्यम के जिन बिंदुओं पर, माध्यम के जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, माध्यम के जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है वहां होने वाला व्यतिकरण, वहां होने वाला व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। वहां होने वाला व्यतिकरण क्या कहलाता है, समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। समझ में आ गई बात ना। अब देखो, अगर समपोषी व्यतिकरण है तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, कास फाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, कास फाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी तो अधिकतम मिलेगा हमें। इस पूरे समीकरण का वैल्यू अधिकतम तभी मिलेगा जब कास फाई का मान क्या हो, 1 हो। और कास फाई का मान 1 किसके लिए होता है, फाई किसके लिए, 0 के लिए ना। फाई बराबर किसके लिए, 0 के लिए, यानी कि फाई बराबर क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। फाई बराबर 0 डिग्री होना चाहिए, या फिर आपका 2 पाई 4 पाई, 0 2 पाई 4 पाई, 2 पाई का मतलब क्या है, 360 डिग्री। ठीक है ना, 2 पाई का मतलब क्या है, 360 डिग्री। ऐसे मल्टीप्लाई करते करते पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है ना, पाई को डिग्री में अगर बोले तो कितना होता है, 180 डिग्री, और रेडियन में कितना होता है, 22/7। रेडियन में क्या होता है, 22/7, और डिग्री में क्या होता है, 180 डिग्री। तो यानी यहाँ पर फाई का मान क्या होना चाहिए, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे होना चाहिए। तो हमारा फाई, ये आपका तीव्रता का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। यानी वहाँ पे कौन सी व्यतिकरण होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। कौन सा व्यतिकरण होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। तो यहाँ पे अगर हम फाई बराबर लिखना चाहें तो फाई बराबर फंडामेंटल में रूप में इसको लिखना चाहें तो हो जाता है आपका 2m पाई, 2m पाई। और यहाँ पे यम का मान हम क्या रख सकते हैं, यम का मान रखते हैं 0 1, यम बराबर हो सकता है 0 1 2 3 4, ऐसे जाएगा। समझ में आ रही बात। फाई का मान क्या होना चाहिए, फाई अगर कास फाई का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और कास फाई का मान 1 होने के लिए फाई का मान क्या होना चाहिए, 0 2 पाई 4 पाई
और 6 पाई ऐसे होना चाहिए। समझ में आ गई बात ना। तो अगर इसको हम फंडामेंटल के रूप में लिखना चाहें, यानी अगर यम का मान कुछ भी रखें तो इसी में से आएगा। जैसे हम देखो अब यहाँ पे 1 का यम का मान क्या रख दें, 0 रख दें, तो इसका फाई का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब यही यम का मान क्या रख दें, 1 रख दें, तो क्या आ गया, 2 पाई आ गया। और यम का मान क्या रख दें, 2 रख दें, तो क्या आ गया, 4 पाई आ गया। ये कौन सा रूप है, फंडामेंटल रूप है। समझ में आ गई बात ना। तो हम फाई का मान क्या रखें, 2m पाई, क्या रखें, 2m पाई, जहाँ m बराबर क्या है, 0 1 2 3 4 है। समझ में आ गई बात ना। तब हमारा वहाँ पे तीव्रता क्या हो जाएगी, हमें अधिकतम तीव्रता मिलेगी। क्या मिलेगी, अधिकतम तीव्रता मिलेगी। तो यानी कि ये फाई का मान कितना होना चाहिए, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। और कास फाई का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कास फाई का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब वहाँ पे कौन सा व्यतिकरण होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। कौन सा व्यतिकरण होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका कास फाई का मान क्या रख दे, 1 रख दे, तो देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, I=I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, यही आएगा ना। ये कौन सा व्यतिकरण है, समपोषी व्यतिकरण है। कौन सा व्यतिकरण है ये, समपोषी व्यतिकरण पे है और इसकी तीव्रता है ये। लिख डालो इसको। हाँ हाँ, कास फाई का मान यहाँ पे 1 लिखे है ना। हो गया। फाई क्या है, यहाँ पे कलांतर है ना, दोनों तरंगों के बीच का क्या है, कलांतर है। अब एक नया शब्द आता है पथांतर, ठीक है ना। एक तो कलांतर आप सीख लिए, कलांतर किसमें, डिग्री में है ना। कलांतर किसमें माप रहे हैं, डिग्री में, यानी कोण में माप रहे हैं। पथांतर यानी दूरी में मापते हैं। समझ में आ रही बात है, दूरी में मापते हैं। तो क्या होता है, पथांतर। जैसे पथ का अंतर यानी रास्ते का अंतर क्या हो जाएगा, पथांतर। ये किस में माप रहे हैं, डिग्री में माप रहे हैं, उसमें किस में मापते हैं, दूरी में मापते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो आपका दोनों में रिलेशन होता है, ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे होता है पथांतर इक्वल टू, पथांतर फार्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, λ/2 पाई इंटू कलांतर। तो पथांतर इक्वल टू क्या होता है, λ/2 पाई इंटू कलांतर। समझ में आ रही बात ना। तो ये आपका फार्मूला होता है। पथांतर इक्वल टू क्या होता है, λ/2 पाई इंटू क्या होता है, कलांतर। यानी हमें अगर कलांतर मालूम है तो हम पथांतर निकाल सकते हैं, और पथांतर मालूम है तो कलांतर निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो ये आपको फार्मूला एकदम से याद रखना है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो पथांतर, अभी कलांतर क्या है, अभी कलांतर क्या निकाले हम, फाई इक्वल टू क्या निकाले, फंडामेंटल में क्या निकाले, 2m पाई, क्या निकाले हैं, 2m पाई। ये किसके लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या है, 2m पाई। समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या है, 2m पाई है। यहाँ भी अगर हम इसका पथांतर निकालना चाहें, यानी समपोषी व्यतिकरण का पथांतर, यानी पथांतर बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे पथांतर इक्वल टू हो जाएगा λ/2 पाई, और कलांतर कितना आया है, 2m पाई। ये 2 से कट गया और पाई से कट गया, तो λm बचा सिर्फ, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, पथांतर आ गया। किसके लिए है ये, किसके लिए है, समपोषी व्यतिकरण के लिए। और इसको हम अगर डेल्टा x से दिखा रहा है इसको पथांतर को, तो अगर हम डेल्टा x लिख दें तो डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा λm। और जहाँ m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू 0 1 2 3 है, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। सो ये तो जानते ही हो। जो कट गई लाइट, हो गया। तो आपका कलांतर कितना आया है,
कलांतर कितना है 2m पाई, कलांतर कितना है 2m पाई, पथांतर कितना है लैम्डा m। कलांतर क्या है और पथांतर किसके लिए, किसके लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए। समझ में आ गई बात ना। तो ये आपका समपोषी व्यतिकरण के लिए हो गया। अब हम क्या चलेंगे, विनाशी व्यतिकरण। तो हेडिंग डाल देना विनाशी व्यतिकरण। और अगर I का मान निकालना हो तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ये इसका वैल्यू निकल जाएगा। हो गया ना। अब हेडिंग डालना विनाशी व्यतिकरण की शर्तें। तो लिखना माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, माध्यम के जिन बिंदुओं पर, माध्यम के जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है। वहाँ क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। फिर से, माध्यम के जिन बिंदु पर तीव्रता का मान न्यूनतम होता है उसे वहाँ पे क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण। इसमें क्या बड़ी बात है। हो गया, चलो हो गया तो अच्छी बात है। अब वही फार्मूला यहाँ पे भी रख रहे हैं। अब बताओ कास फाई का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 0। बहुत अच्छा। और कुछ, कास फाई का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 1। बहुत अच्छा। और कोई, 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है। तो काहे कह रहे हो -1 नहीं होता है कास फाई का मान, कास फाई का मान -1 भी तो होता है और 1 भी तो होता है। -1 से 1 तक वैरी करता है ना। तो न्यूनतम मान कितना होगा, अधिकतम मान। तो देखो अब यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या है, I = I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कास फाई। और कास फाई का मान क्या रख दें हम, -1। कास फाई = क्या रख दें, कास फाई = क्या रख दें, -1। तो -1 रख देंगे तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, I = I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और इसका मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी यहाँ पे I बराबर क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 और ये माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर देगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -2 रूट I1 I2 ये लिख सकते हैं ना। तो ये आपका क्या आ गया, एक तीव्रता आ गई। कौन से व्यतिकरण की, विनाशी व्यतिकरण की क्या आ गई है, तीव्रता आ गई। अब यहाँ पे कास फाई का मान कितना आया है, -1 आया। कास फाई का मान कितना आया है, -1 आया है। कास फाई = आया है -1। तो फाई = आता है पाई 3 पाई आता है और हाँ पाई 3 पाई 5 पाई, यानी विषम संख्या आती है। पाई 3 पाई 5 पाई, ये क्या आते हैं आपके फाई के वैल्यू। यानी कलांतर यहाँ पे कितना होना चाहिए, पाई 3 पाई 5 पाई। ऐसे क्या होता है इसका कलांतर। तो समझ में आ गई बात ना। अब इसका फंडामेंटल फार्म लिखें तो फाई = हो जाता है 2m - 1 इंटू पाई। फाई = क्या हो जाएगा, 2m - 1 इंटू पाई। और यहाँ पे m बराबर वही है, क्या है यहाँ पे m बराबर क्या होता है, m = होता है 1 2 3 4 और वहाँ पे क्या होता था 0 1 2 3 4 होता था। और यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं। अभी देखो आ जाएगा m = क्या रखे 1 रखें। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और m की जगह क्या रखेंगे 1 और -1 इंटू क्या हो जाएगा पाई। तो 2 में 2 1 जा 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी 1 पाई, यानी क्या बचा पाई बचा। m का मान क्या रखें 1 रखें। अब m का मान क्या रख दें हम 2 रख दें। अगर 3 हाँ m का मान क्या रख दें 2। तो 2 इंटू 2 -1 और इंटू क्या है पाई है। तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, तो क्या हो गया 3 पाई। देखो 3 पाई आ गया। तो फंडामेंटल क्या आ गया 2m - 1 इंटू पाई।
विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होता है 2m माइनस 1 इंटू पाई, और जहाँ m बराबर क्या है 1 2 3 4, m बराबर क्या होता है 1 2 3 4 होता है। समझ में आ गई बात है ना। अब वही फार्मूला यहाँ पे भी रखेंगे पथांतर निकालने के लिए। तो पथांतर इक्वल टू क्या होता है लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कलांतर। तो यहाँ पे हो जाएगा पथांतर इक्वल टू, पथांतर किससे दिखाए थे हम डेल्टा से, डेल्टा एक्स से ना। तो यहाँ अगर हम पथांतर इक्वल टू बोले, पथांतर इक्वल टू क्या होता है लैम्डा अपान 2 पाई इंटू क्या होता है कलांतर। तो यहाँ पे लैम्डा अपान 2 पाई और कलांतर कितना आया है 2m माइनस 1 इंटू पाई, 2m माइनस 1 इंटू पाई आया है। और यहाँ पे इसको किससे दिखा दें हम डेल्टा एक्स से। तो ये पाई पाई से कट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ गया लैम्डा बाई 2 और 2m माइनस 1, लैम्डा बाई 2 2m माइनस 1 क्या आ गया ये पथांतर आ गया। क्या आ गया ये पथांतर आ गया। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। तो लैम्डा बाई 2 2m माइनस 1 ये क्या आ गया है पथांतर, और कलांतर क्या आया है 2m माइनस 1 इंटू पाई आया है। लिख डालो। हो गया। समपोषी व्यतिकरण के लिए I इक्वल टू क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, और विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। समझ में आ गई बात ना। समपोषी के लिए कलांतर क्या होता है 2m पाई, क्या होता है 2m पाई, जहाँ m इक्वल टू क्या होता है 0 1 2 3 4, और पथांतर क्या होता है समपोषी के लिए लैम्डा m, पथांतर क्या होता है लैम्डा m, और m क्या है यहाँ पे 1 2 0 1 2 3 4, ठीक है ना। क्या होता है 0 1 2, और इसके विनाशी के लिए, विनाशी के लिए कलांतर कितना होता है 2m माइनस 1 इंटू पाई, क्या होता है 2m माइनस 1 इंटू पाई, और पथांतर क्या होता है लैम्डा अपान 2 2m माइनस 1, क्या होता है लैम्डा अपान 2 2m माइनस 1। समझ में आ गई बात। लिख लिए इसको। अब हेडिंग डालना अस्पष्ट व स्थिर व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। ये याद होना चाहिए, जितने 6 है ना, 3 उसमें 3 इसमें, आई कलांतर पथांतर और यम 4, सबका याद होना चाहिए। कल सुनेंगे सबका, हाँ कल संडे है तो परसों भी मिलेंगे। अस्पष्ट व स्थिर व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। कुछ शर्तें हम बता दिए थे ना। आवृत्ति क्या होनी चाहिए, आवृत्ति क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। डर क्यों रहे हो, आवृत्ति क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए, और आयाम क्या होने चाहिए बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए, और दोनों एक ही दिशा में चलनी चाहिए। तो किसी बिंदु पर तीव्रता अधिक, किसी बिंदु पर तीव्रता, इस घटना को क्या कहते हैं व्यतिकरण कहते हैं। तो लिखना अस्पष्ट व स्थिर व्यतिकरण के लिए, अस्पष्ट व स्थिर व्यतिकरण के लिए निम्न शर्तें होनी चाहिए। तो पहला नंबर लिखना
व्यतिकरण करने वाली तरंगें कला संबद्ध होनी चाहिए। तरंगें कला संबद्ध होनी चाहिए, अर्थात तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए। कलांतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए। हो गया। तो जो दोनों तरंगे जा रही हैं वो कैसी होनी चाहिए? कला संबद्ध। कैसी होनी चाहिए? कला संबद्ध। कला संबद्ध का अर्थ क्या है कि समय के साथ उसके कलांतर में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कला में अंतर ना हो। जितना कला अंतर पहले था उतना ही कलांतर बाद में भी होना चाहिए, तभी हमारा स्पष्ट व्यतिकरण हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई बात ना? ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरा नंबर लिखना, व्यतिकरण करने वाली तरंगों की आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य क्या होनी चाहिए? आवृत्ति क्या होनी चाहिए? तो आवृत्ति समान है, तरंग दैर्घ्य भी समान होगी। ठीक है ना? आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य समान होने चाहिए। हो गया। और तीसरा नंबर, तरंगों के आयाम बराबर या, हाँ लिख डालो। हो गया। तरंगे उत्सर्जित करने वाले स्रोत संकीर्ण होने चाहिए तथा उनके बीच की दूरी अति अल्प होनी चाहिए या अल्प होनी चाहिए। ठीक है ना? दूरी अल्प होनी चाहिए। देखो अल्प, ये इसका क्या मतलब है? संकीर्ण का मतलब क्या होता है? पतला एकदम से। जैसे लेजर लाइट मेला में बिकती है ना, तो कुछ लोग लेके भी आते थे यहाँ पे। 9th में एक बच्ची लेके आई थी। ठीक है ना? तो वो क्या होता है, उसमें से प्रकाश बहुत पतला पुंज निकलता है। वो क्या होता है? संकीर्ण प्रकाश है। कैसा है? संकीर्ण, यानी बहुत बारीक, समझ लो बहुत बारीक प्रकाश निकलता है उसमें से, तो संकीर्ण हो गया। और क्या होना चाहिए? दोनों स्रोत एक दूसरे के बहुत पास होने चाहिए। दो स्रोत से ही दो तरंगें निकलेंगी ना, एक ही स्रोत से तो एक ही तरंग निकलेगी। तो जैसे मान लो हमारे पास दो स्रोत है, एक ये स्रोत हो गया और एक ये स्रोत हो गया। यहाँ से तरंगें निकल रही होंगी और यहाँ से तरंगें निकल रही होंगी, तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास होना चाहिए। और इसका जो स्रोत है बहुत संकीर्ण होना चाहिए, यानी बहुत पतला होना चाहिए। समझ में आ गई बात ना? तभी हमारा स्पष्ट व्यतिकरण हम देख सकते हैं। अगर मोटा रहेगा तो नहीं दिखाई देगा। समझ में आ गई बात ना? तो ये आपकी क्या हो गई? शर्तें हो गई। तो पहली क्या है शर्त? कला संबद्ध होना चाहिए। कला संबद्ध मतलब समय के साथ उसका कलांतर चेंज नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी में क्या है? आवृत्ति क्या होना चाहिए? आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है? आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। और उसके बाद क्या है कि जो स्रोत है वो क्या होना चाहिए? बहुत संकीर्ण होने चाहिए और एक दूसरे के बहुत पास होना चाहिए। तो ये आपकी क्या है? आपकी एक व्यतिकरण, मतलब एक स्पष्ट व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें हैं। समझ में आ गई बात ना?